प्यारे बच्चों, चैप्टर वाइज रिवीजन विद एमजे स्टार सर सीरीज के 6th एपिसोड में मैं आपका अपना एमजे सर हिंदुस्तान के सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज के इस एपिसोड के अंदर आपकी 11th क्लास की जूलॉजी का एक और दिलचस्प चैप्टर लेकर मैं आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वैसे तो बच्चों आपको पता है पिछले कुछ सालों का ट्रेंड हम देख रहे हैं, तो इस चैप्टर से मेन एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी जो क्वांटिटी बच्चों समय के साथ साथ वो कम होती जा रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चैप्टर को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चों, चाहे एक सवाल ही क्यों ना हो, वो एक सवाल हमारे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के, हमारे सपने को साकार करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बच्चों, आज मैं जो है इस एपिसोड के माध्यम से 20 सवाल लेकर आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। और बच्चों, अभी तक मेरी सीरीज के माध्यम से आपको पता चल चुका है कि कहने को 20 सवाल होंगे, पर उन 20 सवाल के माध्यम से हम पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ही कम समय में इस चैप्टर को सक्सेसफुली रिवाइज कर पाएंगे। बच्चों, आपको तरीका तो मालूम है ही सही कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, सबसे पहले आप उसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे और उसके बाद बच्चों फिर आपको सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। चलिए बच्चों, आपका समय बहुत कीमती है, शुरू करता हूं आज के इस एपिसोड को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बच्चों, यहां पर मैंने आपको जो है 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। सबसे पहली चीज तो ये पता कर लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो आप देख पा रहे हैं, मैंने पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी बच्चों इन 4 स्टेटमेंट में से कितने करेक्ट हैं वो हमें पता होने चाहिए। पहले तो बच्चों मैं फिर बता रहा हूं, वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप रियलाइज कर चुके हैं। चाहे 20 सवाल होंगे पर 100% एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, 100% नीट 2026 ओरिएंटेड होंगे। तो आपको लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना है और देखिएगा बच्चों, बहुत ही कम समय में हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है अपने इस चैप्टर को बहुत आसानी से रिवाइज कर लेंगे। चलिए बच्चों, यहां पर जल्दी से चारों स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, सिर्फ आंसर नहीं बताना है, मुझे आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाना है। तो उसी सोच के साथ ये सीरीज लेकर एमजे सर आपके साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों, आपको पता है कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ वन अनदर। बच्चों देखिए, मैंने यहां पर क्या किया है, कोऑर्डिनेशन की जगह मैंने कौन सा वर्ड यहां पर लिख दिया है, दैट इज होम्योस्टेसिस। आपको पता है बच्चों, होम्योस्टेसिस शब्द का मतलब तो होता है बॉडी के अंदर इंटरनली कांस्टेंट स्टडी स्टेट को मेंटेन करना, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाकर रखना, वो कहलाता है बच्चों होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस रखने के लिए उसके लिए जरूरी होता है कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें। तो देखिए बच्चों, ये जो यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है ये कोऑर्डिनेशन की है बच्चों, पर मैंने यहां पर देखिए शब्द चेंज कर दिया होम्योस्टेसिस। तो इसी शब्द को चेंज करने की वजह से ये ए वाला जो स्टेटमेंट है बच्चों ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन होम्योस्टेसिस के नहीं है, ये डेफिनेशन बच्चों कोऑर्डिनेशन की है। चलिए मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। बच्चों, आपको यह पता है कि हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम करते हैं, बॉडी के बाकी सभी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, और ताकि वो जो है तालमेल के साथ काम कर सकें, सिंक्रोनाइज फैशन में काम कर सकें। तो देखिए बच्चों, मैंने यहां पर क्या लिखा है, इन अवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम सेपरेटली कोऑर्डिनेट। बच्चों आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर जॉइंटली शब्द लिखा हुआ है, बाकी बच्चों पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज एनसीईआरटी का ही है। पर देखिए एक शब्द चेंज हो जाएगा तो बच्चों स्टेटमेंट का मतलब जो है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो यहां पर बच्चों सेपरेटली शब्द नहीं होना चाहिए था, जॉइंटली शब्द होना चाहिए था, पर यहां पर सेपरेटली शब्द लिखने की वजह से ये बी वाले स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको यह भी पता है बच्चों, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। देखिए मैंने क्या किया है, ऑर्गेनाइज की जगह बच्चों मैंने यहां पर नॉन ऑर्गेनाइज शब्द जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इतने से चेंज की वजह से ये सी वाले स्टेटमेंट भी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। और लास्ट वाला स्टेटमेंट तो बच्चों बिल्कुल सही है। आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम हॉर्मोन्स नाम के केमिकल की मदद से इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। तो बच्चों यहां पर डी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने आपसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में, कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो हम देख पा रहे हैं बच्चों एक ही स्टेटमेंट सही है। पर मैं फिर कह रहा हूं,
एनसीईआरटी हर बच्चा पढ़ता है। मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से उन छोटी छोटी बारीकियों को ऑब्जर्व करना सिखाना चाहता हूं और साथ ही साथ बच्चों ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना है। आपने देखा पहली बात तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट्स के नंबर पूछे, कितने करेक्ट आए, एक आए, पर इसका मतलब ये नहीं बच्चों आप पहला ऑप्शन लगा देंगे, एक कहां लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में। बार बार बच्चों मैं इसी चीज पर फोकस कर रहा हूं, एग्जाम में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों फिर कह रहा हूं, कोशिश यह है कम समय के अंदर एनसीईआरटी के जरिए कम से कम चैप्टर हमारी आंखों के सामने से गुजर जाना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों फिर आप एडिशनल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको पता है बच्चों, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स व्हिच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। बच्चों ये स्टेटमेंट सही है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनका नर्वस सिस्टम बच्चों वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। बच्चों न्यूरॉन पहली बात तो एक सेल होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जैसे आपको पता है सेंसिटिविटी होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, कंडक्टिविटी। बच्चों इन तीन प्रॉपर्टीज को लेकर एनसीईआरटी ने ये तीन अलग से शब्द लिखे हैं। सेंसिटिविटी के लिए यहां पर डिटेक्ट शब्द आ गया बच्चों, एक्साइटेबिलिटी के लिए रिसीव शब्द आ गया और कंडक्टिविटी के लिए ट्रांसमिट शब्द आ गया। और बच्चों न्यूरॉन इतने स्पेशलाइज्ड सेल हैं कि ये अलग अलग टाइप के स्टिमुलस को डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे आपको मालूम है बच्चों कि हमारी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के जो न्यूरॉन्स हैं वो स्मेल के सिग्नल को डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे रेटिना के जो न्यूरॉन्स हैं वो बेटा वो विजुअल सिग्नल्स को डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ईयर के जो न्यूरॉन्स हैं वो साउंड के सिग्नल को डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं। यानी ये बात तो सही है बच्चों कि न्यूरॉन्स हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस को डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं। पर देखिए मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, एक शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया है, प्लांट। और आपको पता है बच्चों प्लांट्स के अंदर न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। तो बस इतने से चेंज की वजह से बच्चों ये स्टेटमेंट नंबर 1 क्या माना जाएगा, इनकरेक्ट माना जाएगा। अब बच्चों आप खुद सोचिए, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में अगर देखा जाए बच्चों तो वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन किसका होगा बच्चों, वर्टिब्रेट्स का। बेटा जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनका न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन तो काफी सिंपल होता है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन द लोअर इनवर्टिब्रेट्स। बच्चों लोअर इनवर्टिब्रेट्स का जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी सिंपल होता है, ना कि कॉम्प्लेक्स होता है। तो बच्चों बस इस चेंज की वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमें यहां पर बेस्ट ऑप्शन निकालना है बच्चों, तो हम देख पा रहे हैं दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहां पर फिर से एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। बच्चों मैं तो नॉन स्टॉप इसलिए बोल रहा हूं ताकि हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रख सकें। बच्चों कम समय के अंदर हमें चैप्टर को एनसीईआरटी से रिवाइज करना है। पर मैं फिर कह रहा हूं तरीका आपको मालूम है, जैसे ही कोई क्वेश्चन दिखेगा आप ईमानदारी से वीडियो को पॉज करेंगे, पहले क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप वीडियो को रिज्यूम करके सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों इस क्वेश्चन का कंसेप्ट एक बार मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं सेंसरी नर्व फाइबर यानी कि एफरेंट नर्व फाइबर्स, जबकि बच्चों सीएनएस से ऑर्गन की तरफ लेकर जाते हैं मोटर या फिर इफरेंट नर्व फाइबर। बच्चों क्लास में भी मैं ये चीज बोलता हूं, आपको भी कह देता हूं, ऑर्गन से सीएनएस सेंसरी यानी एफरेंट, सीएनएस से ऑर्गन मोटर यानी कि इफरेंट। अब आपको ये तो समझ में आ रहा बच्चों कि ऑर्गन से सीएनएस यानी एफरेंट और सीएनएस से ऑर्गन यानी कि इफरेंट, ये बात तो कंफर्म हो गई। यहां पर आप देख पा रहे हैं बच्चों एक्स जो है वो ऑर्गन से सीएनएस की तरफ जाता हुआ एरो है। इसका मतलब कंफर्म बच्चों यहां पर ये सेंसरी नर्व फाइबर की बात हो रही है, एफरेंट नर्व फाइबर की बात हो रही है। इसका मतलब बच्चों थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो हम सीधे एलिमिनेट कर देंगे। अब आपको पता है बच्चों वॉलेंट्री ऑर्गन से जो मैसेज लेकर जाएंगे बेटा वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर होंगे और इनवॉलेंट्री ऑर्गन से जो लेकर जाएंगे वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर होंगे। तो यहां पर बच्चों हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है 100% एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, मेन एग्जाम में बच्चों एज इट इज आ चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बच्चों दोनों एक ही चीज होती हैं। बच्चों मेडिकल कॉलेज की कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि विसरल नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली अनदर नेम फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पर आपकी एनसीईआरटी ने बच्चों ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है
वो किस हेडिंग के तहत लिखा है बच्चों, विसरल न्यूरल सिस्टम। और मैं फिर कह रहा हूं, मेन एग्जाम के अंदर बच्चों हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है अपने आंसर को टिक कर कर आना चाहिए। तो बच्चों यहां पर स्ट्रिक्टली अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहां पर बेस्ट आंसर निकल कर आएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, विसरल न्यूरल सिस्टम। बच्चों अगर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता तो फिर जो है प्रायोरिटी जो है हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दे सकते थे, पर बच्चों ये नीट में आ चुका है, हमें स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड जो है अपने आंसर को प्रायोरिटाइज करना होगा। और बच्चों नीट में जब ये क्वेश्चन आया था तो ये सेम टू सेम पैराग्राफ छपकर आया था और ऑप्शन में बच्चों विसरल न्यूरल सिस्टम भी था और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी था, पर चूंकि एनसीईआरटी ने विसरल नर्वस सिस्टम के तहत लिखा इसलिए करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो विसरल नर्वस सिस्टम गया था। ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूं, बिना पानी पिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रीजन ताकि कम समय के अंदर हम अपनी वीडियो को जो है कंक्लूड करना चाहते हैं। बाकी आप पॉज करके क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट जरूर कर रहे होंगे, इस विश्वास के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हुआ। बच्चों आपको पता है यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों, सेल बॉडी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सॉन होता है। और बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने यहां पर क्वेश्चन बनाया और आपको पता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स यूजुअली पाए जाते हैं एम्ब्रायनिक स्टेज में, यानी मैं कह सकता हूं बच्चों सी के लिए 1 और क्यू की मैचिंग हो जाएगी, तो सी के लिए 1 और क्यू की मैचिंग हो जाएगी। तो यहां पर बच्चों सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। आइए बच्चों बात करते हैं बाइपोलर। आपको पता है बच्चों बाइपोलर वो होते हैं जिनमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है और एनसीईआरटी कहती है बाइपोलर न्यूरॉन्स आंखों की रेटिना में। तो यहां पर बच्चों ए के लिए सेकंड और आर हो जाएगा, तो ए के लिए सेकंड और आर हो जाएगा, तो यहां पर बच्चों फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। बाकी मल्टीपोलर आपको पता है बच्चों उसमें सेल बॉडी पर हम एक एक्सॉन की बात करेंगे जबकि डेंड्राइट्स का नंबर जो है वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है और एनसीईआरटी कहती है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को आधार बना के जो है ये एपिसोड चल रहा है, तो यहां पर करेक्ट आंसर निकल कर आएगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं बच्चों, कोई इधर उधर की बातचीत नहीं, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं, चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों आपको पहले तो ये पता होना चाहिए निसल्स ग्रैन्युल क्या होते हैं, नीट में आ चुका है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। निसल्स ग्रैन्युल आर क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फ्री राइबोसोम। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी में शायद ये बात नहीं है पर मेन एग्जाम में आ चुकी है, तो आप निसल ग्रैन्युल के लिए ध्यान रखेंगे। निसल ग्रैन्युल बच्चों ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम के क्लस्टर होते हैं और आपको पता है बच्चों इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मतलब निसल ग्रैन्युल जो है बच्चों इनका प्राइमरी फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और आपको मैं इंफॉर्मेशन बता दूं बच्चों, निसल ग्रैन्युल न्यूरॉन के अंदर बच्चों सेल बॉडी में मिलते हैं, डेंड्राइट्स में मिलते हैं, एक्सॉन के अंदर बच्चों कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, यानी ध्यान रखेंगे निसल ग्रैन्युल जो है बच्चों वो एक्सॉन के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी और डेंड्राइट में होंगे। और एनसीईआरटी कहती है बच्चों निसल्स ग्रैन्युल जो है वो सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज होती है बच्चों, नॉन ग्रैनुलर नहीं होती हैं, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों दैट इज फोर्थ ऑप्शन। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है निसल्स ग्रैन्युल जो है वो ग्रैनुलर बॉडीज होती हैं प्रेजेंट इन द सेल बॉडी। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी का रिवीजन करना है, इधर उधर कहीं नहीं भटकना है, एग्जाम बहुत ही नजदीक है बच्चों ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों इसको लेकर मैं आपको पहले एक इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, आप ध्यान रखेंगे। पहली बात तो बच्चों यहां पर एनसीईआरटी में स्वान सेल का जिक्र है, ओलिगोडेंड्रोसाइट का जिक्र नहीं है, पर नीट के अंदर एक बार सवाल आ चुका है और ऑप्शन में बच्चों ओलिगोडेंड्रोसाइट भी था, तो मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। बच्चों यहां पर सिर्फ आंसर बताने के लिए एमजे सर नहीं जुड़े हैं, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को भी यहां पर कलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको ये तो पता है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। बच्चों ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों स्वान सेल, ये पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में बच्चों स्वान सेल का जिक्र है, तो हम इनको लेकर ही यहां पर बात करेंगे। अब एक चीज समझिए बच्चों, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में कोई सा भी न्यूरॉन क्यों ना हो बच्चों, उसके चारों तरफ स्वान सेल की कवरिंग तो होगी। ध्यान से सुनिए बच्चों, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के हर न्यूरॉन के चारों तरफ स्वान सेल की एनक्लोजिंग तो होगी। अब अगर वो स्वान सेल
टाइटली लिपट जाए तो बच्चों माइलिनेटेड कहलाता है, और लूजली लिपटता है तो फिर वो नॉन माइलिनेटेड कहलाता है। वापस से बोल रहा हूं बच्चों, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के हर न्यूरॉन में एक्सॉन के चारों तरफ श्वान सेल तो होगा। अब अगर वो टाइटली लिपट जाए तो माइलिनेटेड कहेंगे, लूजली लिपटे तो नॉन माइलिनेटेड कहेंगे। यानी मैं कह सकता हूं बच्चों, जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा वो भी जो है बच्चों श्वान सेल से एनक्लोज तो रहेगा, हालांकि अगर वो अनमाइलिनेटेड है इसका मतलब वहां पर श्वान सेल जो है वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन एक्सॉन के चारों तरफ नहीं करेंगे। तो बच्चों इसका मतलब स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। और बच्चों हमें स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है, आपको ये ध्यान रखना होगा माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में पाए जाते हैं। बच्चों मैं एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में मिलते हैं, जबकि एनसीईआरटी कहती है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर ये कॉमनली पाए जाते हैं ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में। तो बच्चों यहां पर सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी मैं कह सकता हूं बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो एज पर ऑप्शन बच्चों करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों यहां पर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल होते हैं। ध्यान से पढ़िए बच्चों, एक्साइटेड नहीं लिखा है, एक्साइटेबल। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एबल टू गेट एक्साइटेड येट नॉट एक्साइटेड। बच्चों न्यूरॉन जो हैं वो एक्साइट हो सकते हैं, हालांकि वो एक्साइट नहीं हुए हैं क्योंकि अभी उनकी मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में है। बच्चों समझिए, रेस्टिंग स्टेज को कहा जाता है पोलराइज स्टेट। और बच्चों न्यूरॉन स्टिमुलस सिर्फ और सिर्फ तब रिसीव कर सकता है जब वो रेस्टिंग स्टेज में हो, यानी कि पोलराइज। तो मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग स्टेज में होती है, पोलराइज में होती है, और जब पोलराइज में होती है तभी तो स्टिमुलस रिसीव कर सकती है। और अगर स्टिमुलस रिसीव कर लेगी यानी कि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में एबिलिटी है कि वो एक्साइट हो सकती है। तो बच्चों न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्साइट होने की एबिलिटी रखने वाले सेल हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है, रेस्टिंग स्टेज में होती है, वो उस स्टेज में होती है कि वो स्टिमुलस को रिसीव कर सकती है और एक्साइट हो सकती है। तो बच्चों यहां पर एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। समय बहुत कीमती है बच्चों, इस चीज पे मैं बार बार बोल रहा हूं, आप भी इस चीज को ध्यान रखेंगे बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों ये तो 100% एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। आपको पता है जब हमारा न्यूरॉन कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब वो रेस्टिंग स्टेज में है। और आपको पता है बच्चों रेस्टिंग स्टेज में चाहे वो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हो, हालांकि एनसीईआरटी में वोल्टेज गेटेड चैनल्स का जिक्र नहीं है, पर इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं बच्चों। रेस्टिंग स्टेज में चाहे सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल हो चाहे पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल हो, दोनों बच्चों जो है वो बंद होते हैं। पर आपको पता है अब मैं बात करूंगा लीक चैनल्स की, और बच्चों आपको शायद पता हो पोटेशियम के लीक चैनल्स जो है वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सोडियम। और बच्चों लीक चैनल्स तो ऑलवेज ओपन रहेंगे। तो रेस्टिंग स्टेज में पोटेशियम के चैनल ज्यादा ना बच्चों, तो उनकी वजह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पोटेशियम के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, जबकि सोडियम के लिए परमेबिलिटी काफी हद तक इम्परमेबल होती है। तो मैं कह सकता हूं रेस्टिंग स्टेज में बच्चों यहां पर वोल्टेज गेटेड चैनल बंद हैं, क्योंकि अगर सोडियम वीजीसी खुल गए तब तो मेम्ब्रेन की ओवरऑल परमेबिलिटी सोडियम के लिए बढ़ जाएगी। पर बच्चों रेस्टिंग स्टेज में हम बात कर रहे हैं तो दोनों वीजीसी बंद हैं, तो इस समय परमेबिलिटी लीक चैनल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी। और चूंकि पोटेशियम के लीक चैनल ज्यादा हैं तो मैं कह सकता हूं रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन जो है कंपैरेटिवली पोटेशियम के लिए तो हाईली परमेबल होगी, जबकि सोडियम के लिए बच्चों वो नियरली इम्परमेबल होती है। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है व्हेन ए न्यूरॉन is not conducting any impulse that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ions। तो बच्चों अब हमें ऑप्शन चेक करने हैं, तो यहां पर करेक्ट आंसर निकल कर आता है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। वापस बोलता हूं, व्हेन ए न्यूरॉन is not conducting any impulse that is resting, the axonal membrane is more permeable to potassium ions and nearly impermeable to sodium ion। तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, दैट इज सेकंड ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों यहां पर नर्व इंपल्स के जनरेशन एंड कंडक्शन को लेकर 4 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपको पता है बच्चों जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है वो कैसे काम करता है, आपको पता है बच्चों। अगर मैं रफली डायग्राम बनाऊं, मान लेते हैं कुछ इस तरह से, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है बच्चों, 3 सोडियम बाहर की तरफ मूव करता है और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ। आपको पता है बच्चों 3 सोडियम, बच्चों आपको पता है ये चीज,
अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप की, तो बच्चों वो जो है 3Na+ आउटवर्ड्स, और जबकि 2K+ जो है वो इनवर्ट्स की तरफ लेकर जाता है। अब देखिए मैंने स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट्स 3Na+ इनवर्ड, जबकि 2 पोटेशियम आउट ऑफ द सेल। बच्चों दोनों चेंज कर दिए हैं, इसलिए ए वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। आपको पता है बच्चों, रेस्टिंग स्टेज को एक्साइटेबल स्टेज कहते हैं, ना कि एक्साइटेड। और रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। बच्चों एक्साइटेड स्टेज में जो होता है उसको तो एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्साइटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। तो बच्चों ये गलत हो गया, क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल तो हम एक्साइटेबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके अलोंग कहते हैं, ना कि एक्साइटेड। तो बच्चों यहां पर बी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। बच्चों एक चीज मैंने आपको अभी अभी बताई थी, रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन की ज्यादा परमिबिलिटी किसके लिए होती है बच्चों, पोटेशियम के लिए, क्योंकि उस समय दोनों वीजीसी बंद हैं। पर जैसे बच्चों स्टिमुलस मिलता है एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन को, सोडियम वीजीसी खुलते हैं, और जब सोडियम वीजीसी खुलेंगे तो अब मेम्ब्रेन फ्रीली परमेबल हो जाती है सोडियम के लिए, ना कि पोटेशियम के लिए। तो देखिए बच्चों, व्हेन ए स्टिमुलस is applied at a site on the polarized membrane, the membrane at that site becomes freely permeable to sodium ions, ना कि पोटेशियम। तो बच्चों यहां पर ये सी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और बच्चों मैंने आपसे अभी कहा, जैसे स्टिमुलस मिलेगा परमिबिलिटी किसके लिए बढ़ती है बच्चों, सोडियम के लिए। द राइज इन स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी टू सोडियम होना चाहिए, ना कि पोटेशियम। लेकिन बच्चों सोडियम के लिए जो परमिबिलिटी बढ़ती है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, क्योंकि तुरंत जो है डीपोलराइजेशन हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और फिर बाद में पोटेशियम वीजीसी खुल जाते हैं। तो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी जो है बच्चों वो पोटेशियम के लिए बाद में बढ़ जाती है। मैंने यहां पर बच्चों सोडियम पोटेशियम दोनों को जो है इंटरचेंज कर दिया है, और उसी की वजह से ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों, इनकरेक्ट यानी कि फॉल्स हो जाएगा। अब हमें जो है बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है बच्चों, यहां तो चारों स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हैं। तो एज पर ऑप्शन अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। बच्चों मैं तो नॉन स्टॉप बोल रहा हूं, लॉजिक क्लियर है बच्चों, वीडियो को लंबा नहीं खींचना है, बहुत कम समय में जो है चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए। पर मैं मान के चल रहा हूं आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करके देख रहे होंगे, फिर आप जो है सॉल्यूशन को चेक कर रहे होंगे। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है बच्चों मैंने सिनेप्स को लेकर जो है आपके सामने रखा है। बच्चों ये कंसेप्ट तो आपको पता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है। बच्चों आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है उसके अंदर जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है ना बच्चों, वो बहुत ही पास में प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट बच्चों इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के लिए बिल्कुल सही है। आपको पता है बच्चों, जब मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में प्री और पोस्ट बहुत पास होती हैं, तो इतनी पास होती हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट डायरेक्टली फ्लो हो जाती है। पर बच्चों केमिकल सिनेप्स में इलेक्ट्रिकल करंट डायरेक्टली फ्लो नहीं हो सकती। रीजन आपको पता है बच्चों, केमिकल सिनेप्स में अच्छा खासा गैप होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। तो अब आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, इलेक्ट्रिकल करंट कैन नॉट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। बच्चों अगर ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता तब तो डायरेक्टली फ्लो हो जाती। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट बच्चों केमिकल सिनेप्स के लिए हो गया। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट आपको इलेक्ट्रिकल के लिए मिलेगा। तो बच्चों मैंने वहां पर कैन वर्ड की जगह कैन नॉट वर्ड लिख दिया है, ये समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये केमिकल के लिए हो गया। बाकी बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में मेम्ब्रेन बहुत पास होती है, तो करंट जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे में सीधे जो है ट्रांसमिट हो जाती है, तो ट्रांसमिशन हो जाता है। पर ऐसा लगता है मानो एक ही एक्सॉन में कंडक्शन चल रहा हो। यानी बच्चों ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के लिए बिल्कुल सही है। आपको पता है बच्चों इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में डिले नहीं होगा, तो वो ऑलवेज फास्टर होंगे। पर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बच्चों फास्टर होने के बावजूद भी हमारे सिस्टम में बहुत ही कम पाए जाते हैं, रेयरली पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर बच्चों ट्रांसमिशन को बीच में ब्लॉक करना, कंडक्शन को बीच में ब्लॉक करना वो पॉसिबल नहीं होता है। तो वो उनका एक डिमेरिट भी हो सकता है। यहां पर देखिए बच्चों मैंने पूछा है केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के लिए रेस्पेक्टिवली कितने जो हैं वो सही हैं। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों केमिकल सिनेप्स के लिए सिर्फ एक है, यानी वो बी वाला, और बाकी जो 4 हैं बच्चों वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के लिए हैं। तो एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। बच्चों अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की है, कोई उटपटांग हवाबाजी की कोशिश नहीं की है, बस स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन फ्रेम करके आपके साथ जुड़ रहा हूं बच्चों ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये केमिकल सिनेप्स को लेकर है। जहां भी बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर की बात हो जाए, इसका मतलब हम केमिकल सिनेप्स की बात कर रहे हैं। आपको पता है बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से निकलेंगे।
और फिर बच्चों वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो उनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें एक्चुअली में बच्चों लिगेंड गेटेड चैनल कहा जाता है, उनको जाकर ओपन करते हैं, जिसकी वजह से चार्ज का फ्लो होता है और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एक नया पोटेंशियल जनरेट होता है। इसका मतलब बच्चों स्टेटमेंट 1 तो सही है, पर आपको पता है बच्चों पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ये जो नया पोटेंशियल डेवलप होता है ना बच्चों, ये या तो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनिबिटरी भी तो हो सकता है। बच्चों आपको पता है अगर न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी वाला आ गया जैसे एसिटाइलकोलिन, तो फिर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होता है। और अगर न्यूरोट्रांसमीटर इनिबिटरी वाला आ गया जैसे कि गाबा हो सकता है, डोपामिन हो सकता है, ग्लाइसिन हो सकता है, सेरोटोनिन, तो बच्चों इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बनता है वो इनिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है। इसका मतलब बच्चों पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो नया पोटेंशियल बनेगा वो एक्साइटेटरी और इनिबिटरी दोनों हो सकता है, ना कि ऑलवेज एक्साइटेटरी। बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मे बी आइदर एक्साइटेटरी और इनिबिटरी। मैंने यहां पर बच्चों ऑलवेज एक्साइटेटरी लिख दिया है, उसकी वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें बच्चों, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है जबकि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज सेकंड ऑप्शन। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं इसको जो है स्टार कैटेगरी में इंक्लूड करूंगा। मेन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है बच्चों। पहले तो आप ब्रेन स्टेम को समझिए। देखिए बच्चों हर स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड छुपा है ब्रेन स्टेम, और आपको ब्रेन स्टेम पता है बच्चों उसमें कौन कौन सी चीजें आती है। एक आता है उसके अंदर मिड ब्रेन आता है, एक उसमें पॉन्स आता है और एक मेडुला ऑब्लोंगेटा है। आपको पता है बच्चों जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम बच्चों ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। आइए वन बाय वन अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बच्चों। पार्ट ऑफ ब्रेन विच हैज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मुझे आप खुद बताइए बच्चों कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहां प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन में। और मैंने आपसे कहा मिड ब्रेन जो है वो ब्रेन स्टेम का पार्ट है बच्चों, यानी कि ब्रेन का वो पार्ट जिसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, यानी कि मिड ब्रेन, वो ब्रेन स्टेम में इंक्लूडेड है। इसका मतलब बच्चों ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बच्चों ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों ये बात हो रही है पॉन्स की। तो बच्चों पॉन्स के अंदर फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ते हैं, क्या वो भी ब्रेन स्टेम में इंक्लूडेड है? हाँ जी बच्चों पॉन्स जो है वो भी ब्रेन स्टेम में इंक्लूडेड है। फिर बच्चों देखिए यहां पर लिखा है मैंने हमारी ब्रेन में वो स्ट्रक्चर है जिसमें रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने के सेंटर पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो मेडुला ओब्लोंगेटा के लिए है, और मेडुला ओब्लोंगेटा बच्चों ब्रेन स्टेम का पार्ट है, पर मैंने यहां क्या लिखा है नॉट इंक्लूडेड इन ब्रेन स्टेम, तो बच्चों यहां पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए हाइंड ब्रेन का वो स्ट्रक्चर जिसका सरफेस एरिया काफी कॉन्विटेड होता है ताकि एडिशनल स्पेस मिल जाए और ज्यादा न्यूरॉन्स को रखने के लिए। तो आपको पता है बच्चों ये हम बात कर रहे हैं सेरिबेलम की, और सेरिबेलम बच्चों ब्रेन स्टेम में इंक्लूड नहीं होता है, पर मैंने क्या लिखा है इंक्लूडेड इन द ब्रेन स्टेम, तो बच्चों यहां पर ये डी वाला भी जो है फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहां पर बच्चों कोई चालाकी नहीं की है, मैंने रेस्पेक्टिवली ए बी सी एंड डी ही पूछा है, पर एग्जाम में आप इस चीज को बहुत एहतियात बरत कर जो है आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। तो यहां पर हम देख सकते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा बच्चों दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों ये भी एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आपको पता है हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो कि सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, इसका मतलब बच्चों ये बात हो रही है थैलेमस की, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बाकी बच्चों आपको पता है हाइपोथैलेमस में सेंटर्स होते हैं जो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसका मतलब बच्चों ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हाइपोथैलेमस के लिए। और अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करने वाले सेंटर मिलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं मैंने तो कोई शरारत नहीं की है, सीधे ए बी सी रेस्पेक्टिवली पूछा है, पर मैं आपको अपने पिछले एपिसोड्स में ये चीज समझा चुका हूं। तो बच्चों यहां पर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं कह सकता हूं थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड मेडुला फॉर ए बी सी एंड रेस्पेक्टिवली। तो एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल कर आएगा दैट इज फोर्थ ऑप्शन। बच्चों मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं फिर कह रहा हूं आपको बस सिर्फ वीडियो को सुनना नहीं बच्चों, पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए फिर आप सॉल्यूशन को वहां पर आगे कंटिन्यू करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये तो बच्चों मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ही स्टिमुलस मिलता है परमिलिटी जो है वो सोडियम के लिए बढ़ती है,
पर वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है। उसके बाद बच्चों पोटेशियम वीजीसी खुल जाते हैं तो परमिटिविटी फिर पोटेशियम के लिए बढ़ जाती है और बहुत ही कम समय में वही पोटेशियम बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाता है और रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर करता है और हमारी मेम्ब्रेन एक्साइटेबल स्टेज में चल जाती है और फिर से एक नया स्टिमुलस रिसीव करने के लिए तैयार हो जाती है। यानी बच्चों X जो है वो सोडियम है जबकि Y और Z जो है वो पोटेशियम है। तो यहां पर बेस्ट आंसर, बेस्ट तो क्या कहूंगा, करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन। 100% बच्चों एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, कोई चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों आपको एनसीईआरटी का स्टेटमेंट पहले तो याद होना चाहिए, वैसे मैं बोल देता हूं, द इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडाला हिप्पोकैम्पस फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज लिम्बिक सिस्टम along with the hypothalamus. It is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction, motivation. पर बच्चों ये तीन तो बच्चों को याद रहती है कि हाँ जी सर ये लिम्बिक सिस्टम से कंसर्न है। पर बच्चों एनसीईआरटी समरी में लिम्बिक सिस्टम के दो फंक्शंस और लिखे हुए हैं कि लिम्बिक सिस्टम कहीं ना कहीं ऑल्फैक्शन और ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेज से भी कंसर्न्ड है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बस इसीलिए फ्रेम किया है ताकि आपको इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि ये जो दो चीजें बच्चों लिम्बिक सिस्टम के बारे में ये समरी में लिखी हुई है, बाकी ये तीन तो बच्चों मेन चैप्टर में लिखी हुई है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये पांचों के पांचों जो है बच्चों ये लिम्बिक सिस्टम से कंसर्न्ड हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों एम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, 100% एनसीईआरटी की लाइन है। आपको पता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। बच्चों हम एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हम ऑल्फैक्टरी इनपुट्स की बात नहीं करेंगे। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों द मिड ब्रेन रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स विजुअल, टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट्स। तो यहां पर बच्चों ए, बी एंड सी ओनली, तो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज सेकंड ऑप्शन। बाकी बच्चों ये सेम क्वेश्चन एम्स के अंदर एक बार पूछा जा चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों इस क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। बच्चों एक भी चीज नहीं छोड़नी है। जैसा आपको पता है नीट 2025 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक क्वेश्चन बच्चों ट्विंस को लेकर आया था जिसका आंसर गया था फ्रेटर्नल ट्विंस। तो याद कीजिए बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में कहीं ट्विंस का जिक्र नहीं है, पर ये शब्द फ्रेटर्नल ट्विन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में था। तो बच्चों ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का है कि विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज मोस्ट डेवलप्ड, यानी बच्चों मानव मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो सबसे ज्यादा विकसित होता है। तो इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन रखा है ताकि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए फैक्चुअली बच्चों मानव मस्तिष्क का मोस्ट डेवलप्ड पार्ट जो बच्चों वो सेरिब्रम होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों आपने ये वर्ड सुने होंगे ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। एक चीज समझिए बच्चों, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स हमेशा ग्रे कलर के होते हैं, पर एक्सोन जो है बच्चों अगर नॉन माइलिनेटेड है तो ग्रे दिखेगा, अगर माइलिनेटेड है तो वो व्हाइट दिखेगा। अब समझिए बच्चों अगर ब्रेन का कोई पार्ट ऐसा है जहां पर सेल बॉडीज कंसंट्रेटेड होंगी, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बच्चों, देखिए एपिसोड के अंदर भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। अगर ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट है जहां पर सेल बॉडी कॉन्सेंट्रेटेड होंगी तो जाहिर सी बात है वो तो ग्रे कलर का हो जाएगा, वो ग्रे मैटर होगा। पर समझिए बच्चों सेल बॉडी होगी तो वो ग्रे कलर का दिखेगा और ग्रे कलर का दिखेगा इसलिए उसको ग्रे मैटर कहेंगे। तो बच्चों गलती ना हो जाए, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर टू एज ग्रे मैटर, ये बिल्कुल सही है बच्चों। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। पर उसको ग्रे मैटर क्यों कहा गया बच्चों? उसको पिंक मैटर कह देते हैं, पर उसको ग्रे मैटर क्यों कहा गया? क्योंकि उसका अपीयरेंस जो है बच्चों वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो यहां पर बच्चों एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम ग्रे मैटर कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ग्रे कलर का होता है। ग्रे कलर का क्यों होता है? क्योंकि वहां पर न्यूरोनल सेल बॉडीज जो होती हैं वो कंसंट्रेटेड होती हैं। तो यहां पर बच्चों एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों। तो यहां पर करेक्ट आंसर आएगा दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। आप एनसीईआरटी में एक बार चेक करेंगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने 100% एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। चलिए बच्चों इस एपिसोड के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 20। ये बच्चों मैंने एक मिक्स क्वेश्चन सा बना दिया है, आइए वन बाय वन पढ़ते हैं। आपको पता है बच्चों जो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन, उसके अंदर बच्चों हम 4 राउंड स्वेलिंग्स की बात करते हैं जिनको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। पर याद कीजिए बच्चों ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मिड ब्रेन के डॉर्सल पोर्शन में होते हैं, ना कि वेंट्रल पोर्शन में। तो बच्चों यहां पर ये शब्द चेंज कर दिया इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया।
फिर आपको पता है बच्चों, जो सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है वो मिड ब्रेन के बीच में से पास होती है, ना कि हाइंड ब्रेन के बीच में से। तो इस शब्द को चेंज किया तो बच्चों बी वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बाकी आपको पता है बच्चों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 तरह के एरियाज होते हैं, सेंसरी एरियाज, मोटर एरियाज एंड सम लार्ज साइज रीजन्स which are neither clearly sensory nor motor in function। एसोसिएशन एरिया, और एनसीईआरटी में लिखा हो बच्चों, एसोसिएशन एरिया कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बच्चों क्लास में तो एक एक चीज समझाते हैं, यहां पर बस हम एनसीईआरटी को रिवाइज करना चाहते हैं। तो आपको पता है एसोसिएशन एरिया कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो बच्चों सी वाला स्टेटमेंट तो सही है। आपको पता है बच्चों, हमारे ब्रेन के चारों तरफ हम 3 कवरिंग्स की बात करते हैं, मेनिंजेस की बात करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ ड्यूरा मैटर, फिर एरेक्नॉइड और फिर पाया मैटर। तो बच्चों एरेक्नॉइड जो है वो हमारे ब्रेन की मिडल कवरिंग तो है, पर बच्चों ये तो मिडल कवरिंग है ना, जो सबसे अंदर वाली होगी पाया मैटर, वो जो है बच्चों वो ब्रेन टिश्यू के कांटेक्ट में आएगी, ना कि एरेक्नॉइड। तो बच्चों ये वाला पोर्शन लिखने की वजह से ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अब मैंने आपसे क्या पूछा है बच्चों, कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं? तो यहां पर बच्चों एक ही जो है वो करेक्ट है, पर आंसर एक नहीं लगाना है, वो कहां लिखा हुआ है बच्चों, वो थर्ड ऑप्शन के अंदर। तो बच्चों इसी के साथ जो है चैप्टर वाइज रिवीजन विद एमजे स्टार सर सीरीज के 6 एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। बच्चों आज ही जो है मैंने 5th एपिसोड जो है वो अपलोड किया था, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। बेहतरीन एपिसोड था बच्चों, अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिए बच्चों, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि किस चैप्टर का मुझे नेक्स्ट एपिसोड आपके साथ लेकर जुड़ना है, तो बच्चों ने कमेंट सेक्शन में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो है मेरे सामने रिक्वेस्ट रखी। तो बच्चों आज के आज ही देखिए मैंने 20 सवाल का जो है ये आपके लिए एपिसोड तैयार किया और मैं आपके साथ लेकर जुड़ा हूं बच्चों। मैं फिर कह रहा हूं, शिकायतों के मूड से बाहर निकलिए बच्चों, कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने के मूड में आ जाइए। आपके टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, पूरा करियरविल परिवार जो है एक एक बच्चे के लिए मेहनत कर रहा है। हम इस विश्वास के साथ मेहनत कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ बच्चों मेहनत कर रहे होंगे। चलिए बच्चों इसी के साथ जो है इस एपिसोड को मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूं। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे फिर से बता दीजिए कि नेक्स्ट एपिसोड जो है वो हमें 11th क्लास की जूलॉजी के किस चैप्टर का लेकर आपके साथ जुड़ना चाहिए। बाकी बच्चों अप्रिशिएट कीजिए, प्यार कीजिए, आपका यह प्यार ऐसे बना रहेगा, हमारी हिम्मत बनी रहेगी और नीट एग्जाम तक जो है हम आपके साथ दिलो जान के साथ बच्चों जुड़े रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।